आनंद में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, मैं इससे पहले 2 वीडियो बनाया था जिसमें मैं कहा था कि जिसमें मैं आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, नंबर और पर्सन। जिसमें मेरा पहला वीडियो जो था, मैं उस वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। और फिर मैं दूसरा वीडियो जो है मैं कल ही कल मैं अपलोड किया हूँ इसमें अपलोड। तो इसमें जो है आपको मैं नंबर और पर्सन बताया। तो हमें आशा है कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, नंबर और पर्सन, ये 5 चीज़ को जान लेने के बाद आई थिंक यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम टू रिकॉग्नाइज एनी वर्ड इन एनी सेंटेंस। तो आज चलिए हम लोग जो है शॉर्ट पीरियड में एक बार फिर आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि यह 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोग जो है टेंस पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो है वो अंग्रेजी के लिए समझिए एक प्रकार के काली है। अगर आप टेंस समझ जाते हैं तो समझ जाइए आप कि 1/3 अंग्रेजी आप समझ जाते हैं। लेकिन टेंस को समझने के लिए ये जो 5 चीज़ है जो उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसे समझें, इसे अपने पास कॉपी कलम रखें और जब मैं वो कहता हूँ तो उसे एकदम नोट करें और उसको अभ्यास करें थोड़ा सा। क्या उससे क्या होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। हाँ तो जैसे पहले था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करे ना। अगर यदि वाक्य लंबा सा वाक्य रहता है तो इसमें सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम अपने ही मन में क्या करते हैं, कौन से प्रश्न करते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जिस प्रकारता के काम करने का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है कितने प्रकार का? तो ऑब्जेक्ट होता है आपको 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। उसमें डायरेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट होता है सजीव होता है। और मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप इसे कैसे पॉइंट आउट करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए आपको अपने मन में whom, WHOM, whom मतलब किसको से क्वेश्चन करना है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए आपको क्या से क्वेश्चन करना है। और वर्ब जो है कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और इसका मूल पर्सन ना होता है। उसके बाद आपको नंबर, तो नंबर 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। एक वचन होता है, बहुवचन होता है। तो जिसमें एक ही व्यक्ति वस्तु पदार्थ का बोध होता है वो एक वचन, और जिसमें एक से ज्यादा का बोध होता है वो बहुवचन। और उसके बाद में पर्सन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति जिसके अंतर्गत आई और वी आता है। फिर आपको सेकंड पर्सन सुनने वाला व्यक्ति जिसके अंतर्गत आपको यू आता है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कुछ कहा सुना जाए। बस इसके बाद मैं टेंस में जितने सारे रूल मैं बताऊंगा सारा इसी पर आधारित है। जैसे मैं कहूँगा कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो अब आपको जान लेना है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई है, इसके साथ एम होता है और इसका प्लूरल नंबर भी है। ओके, तो आप लोग इतना पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग टेंस के बारे में समझते हैं कि ये टेंस क्या है। तो यहाँ देखिए कि जब आप किसी ग्रामर को उल्टाएंगे तो आपको उस ग्रामर में टेंस कहीं नजर नहीं आएगा, आप उस ग्रामर में टाइम टेंस नजर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंस और टाइम टेंस। ये टेंस क्या है और ये आपको टाइम टेंस क्या है, मतलब इस चीज को जो है आपको समझना है। तो हम ये टाइम जो है ये ग्रामर का चीज है जो कि टाइम के अनुसार हमको टेंस को बनाना है। लेकिन टेंस क्या है कि यह एक डिवाइड किया हुआ चीज है जो कि हमारे पूर्वज के द्वारा, समझिए कि समय जो है इस समय को हमारे पूर्वज के द्वारा 3 पार्ट में बांटा है। जिसमें पहला देखिए कि पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जो काम चलता है, चल रहा है, अधूरा है, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, तो ये जो हुआ ये वर्तमान काल हुआ। देखिए इसका जितने सारे वाक्य आएगा सबके अंत में जो है सहाय या हूँ लगा हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए किसी भी वाक्य के अंत में है या हूँ लगा हुआ रहता है तो हमको समझ लेना है कि यह जो है सो ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब देखिए पास्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य में बीते हुए समय का बोध हो। जैसे कल आप लोग आए थे, मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था। तब देखिए कल आप लोग आए थे, मैं आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैं जो पढ़ाया था तो वो बीत गया, वो बीते हुए काल है। तो जो बीते हुए समय का जो बोध कराता है वो आपको क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और पास्ट टेंस का मूल, इसका पहचान क्या होता है? था थे थी रहता है। जिस वाक्य अंत में था थे थी रहेगा हम सबको समझ लेना है कि ये पास्ट टेंस के वाक्य हैं।
अब देखिए यहाँ फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। मीन्स जिस हिंदी वाक्य में आने वाले समय का बोध हो। जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। इट में हैपन यू मे बी एन IAS ऑफिसर इन द फ्यूचर। ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो बन सकते हैं। तो ये आने की बात है, ये संभावना में है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये क्या होता है कि फ्यूचर होता है और इसमें हमेशा गा ये की लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पूर्वज के द्वारा जो है ये टेंस काल मतलब समय को 3 पार्ट में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे पूर्वज के द्वारा जाति को बांटा गया, हमारे पूर्वज के द्वारा धर्म को बांटा गया। तो हमारे पूर्वज के ही द्वारा ये समय को भी बांटा गया, जिसको निर्धारित कर दिया गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ क्या है कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को 4 संतान है। तो अगर बाप है हिंदू तो बताइए बेटा क्या होगा? हिंदू होगा। बाप है मुस्लिम तो बेटा क्या होगा? मुस्लिम होगा। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये अगर प्रेजेंट टेंस का है तो ये चारों प्रेजेंट टेंस में होगा। अब क्या होगा कि चारों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होगा? तो कोई सांवला हो जाएगा, कोई गोरा हो जाएगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा। तो सिर्फ आपको ये समझना है चारों के बारे में कि कहाँ क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है मैं किताब पढ़ता हूँ, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मीन्स वर्तमान में काम जारी है, स्टार्ट है। तो ये क्या हो गया प्रेजेंट, इसका हिंदी होता है समान वर्तमान का। अब दूसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णतः, जो कि वर्तमान में पूर्णतः पूरा हो चुका हो। जैसे मैं लिख चुका हूँ, यह लिखने की प्रक्रिया तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन कब समाप्त हुई? अभी तुरंत हुआ, तो इसीलिए इसको कहा गया पूर्ण वर्तमान का, जो वर्तमान में पूर्णतः हो। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का हिंदी होता है लगातार, जो पहले से जारी है। जैसे रहेगा कि मैं आप लोगों को कल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिए कि मैं आपको कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा दिया हूँ और कुछ बाकी है। तो ये क्या है? पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल है। मतलब कुछ काम हो चुका है और अभी हो ही रहा है, अधूरा है। अब यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी में जैसे स्पेलिंग, जैसे आप जानते हैं कि लैंग्वेज इज मिक्सचर, भाषा जो है वो एक मिक्सचर है, वो 100% नहीं हो सकता है, इसीलिए डरना नहीं है। अगर ये लंबा सा स्पेलिंग हो तो इसको बच्चा की तरह जो है CONTINUOUS ऐसे ना रटे। इसको करे क्या कि इसको एकदम अलग अलग सिलेबस में, अलग अलग खंड में बांटिए। देखिए कौन, टीन, यू, अस। एक बार आप इसको गौर से देखो, कौन, टीन, यू, अस, एक बार में आपको याद हो जाएगा। यहाँ देखिए परफेक्ट, इम्परफेक्ट, एकदम जो लंबा सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को आपको यही करना है कि खंड खंड उसको कर देना है, और खंड खंड करके फिर जो है उसको ये कर लेना है। तो ऐसे ही पास्ट टेंस का भी 4 भेद है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आप लोग इसको जो है लिख लें, और इसको लिखने के बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है मैं बढ़िया से बताना चाहूँगा, इसीलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वही सबका जड़ है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बढ़िया से समझ जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस को आप आसानी से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कि किसी चीज में सिर्फ पहचान में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, वाक्य को सेटिंग करने में और वाक्य को जोड़ने में जो है तो कहीं कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए कि हर एक चीज का ये बारहों को जो है सबका पहचान होता है अपना अलग अलग। तो इसका पहचान ये रिकॉग्नाइज का हिंदी होता है पहचान। ये पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। बस इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और हम लोग देखिए किसी भी सेंटेंस को 6-7 तरीका से बनाते हैं। उसमें जिसमें कि पहला तरीका बनाते हैं हम लोग एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस ये एसर्टिव सेंटेंस
असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है आपको स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए जिसको कि हम स्टेटमेंट भी कर सकते हैं एकदम ऑलरेडी, जैसे मैथमेटिक्स, देखिए जैसे मैथमेटिक्स आपको सूत्र के ऊपर आधारित रहता है, ठीक उसी प्रकार ये पूरे कंपोजिशन जो होता है ये आपको सूत्र के ऊपर आधारित होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से हम किसी वाक्य को तैयार कर लेते हैं। अब जैसे रहता है, मान लीजिए कि वह आम खाता है। अब यहाँ पे देखिए कि वह आम खाता है, तो वह सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है, आम ऑब्जेक्ट है। हिंदी का जो वाक्य होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। जब हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, एट फर्स्ट हमको सब्जेक्ट को लेना है, तो हम सब्जेक्ट ही ले लिए, तब खाना वर्ब को लेना है, तो इट्स ए मैंगो, ही इट्स ए मैंगो, कि वह आम खाता है। अब जैसे रहेगा कि सीता हिंदी पढ़ाती है, सीता हिंदी पढ़ाती है। यहाँ देखिए कि सीता हिंदी पढ़ाती है, इसमें क्या है कि सीता सब्जेक्ट है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब। तो सीता हिंदी पढ़ाती है तो सीता को पहले लेंगे, पढ़ाना का टीच होता है, तो इसमें टीचर दे देते हैं, तब देते हैं हिंदी, सीता टीचर हिंदी। अब जैसे रहेगा मैं वहां जाता हूँ, देखिए मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं यहाँ सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, वहां ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना दिए आई गो देयर। तो ये तीन को सेंटेंस आपके सामने में है, और देखिए ये तीनों सेंटेंस में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर है? ईट मीन्स होता है देखिए खाना, लेकिन यहाँ एस लगा हुआ है। यहाँ देखिए टीच मीन्स होता है पढ़ाना, लेकिन यहाँ एस लगा हुआ है। तो कहीं एस लग जाता है, कहीं एस लग जाता है, इसी को हम V5 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम V5 कहते हैं। V5 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको V1 में एस या एस का प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ है कि कहाँ पे हम एस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम एस का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका एक नोट है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो ही सी इट को एक नाम होता है, यह जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा, इस वर्ब में हम V5 का प्रयोग करते हैं। V5 बनता कैसे है, तो V1 में एस या एस देंगे। तो अब सवाल यहाँ पे यह है कि ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे मैं एस का प्रयोग करूंगा और कहाँ पे मैं एस का प्रयोग करूंगा, यहाँ पे यह प्रश्न है। तो हमको ध्यान देना है कि जिस वर्ब के अंत में एस डबल एस, मतलब एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड रहता है, इसमें एस का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जितने भी होता है सभी में हम एस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको अब इसमें समझ में आ गया होगा कि आराम से आप कोई भी वाक्य रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हम वाक्य को जो है सो सेट कर देंगे, और सेट करके इस वाक्य को हम आसानी से बना लेंगे। तो देखिए इस वाक्य में एक ही को ऑब्जेक्ट था, एक ही को ऑब्जेक्ट था, इसीलिए आप इसको बना लिए। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे रहेगा मान लो कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखो कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि वह सब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ क्या हो गया कि दो को ऑब्जेक्ट आ गया, तो दो को ऑब्जेक्ट आ गया तो हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। एक नोट यहाँ पे लिखाया जाता है कि यदि किसी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। समझ में क्या करना है, पहले इनडायरेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि भूल से पहले हम डायरेक्ट का प्रयोग कर देते हैं तो इनडायरेक्ट को जोड़ने से पहले जो है तो हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि पॉइंट आउट कर लेना है कि विच इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए अंग्रेजी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम आराम से बना लेते हैं, वह पढ़ाते हैं, तो देखिए ही टीचेज मी इंग्लिश।
ये आसानी से हो गया। अगर इसी को कोई ऐसे बनाता है कि ही टीचेज इंग्लिश, अगर कोई मान लीजिए पहले दे देता है, इसको क्या करना होगा, टू दे करके मी देना होगा। इसी को यदि कोई ऐसे बना देता है कि ही टीचेज इंग्लिश मी कोई बना देता है, तो दिस सेंटेंस विल बी ब्लंडर। तो देखिए ये नीचे वाला वाक्य जो हुआ, यह वाक्य क्या हो गया, यह वाक्य क्या हुआ कि यह वाक्य देखिए नीचे वाला वाक्य ऑलरेडी गलत हो गया। तो यह वाक्य जो गलत हुआ, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यही है कि इसमें देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले कर दिया गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में किया गया। तो अब यहाँ देखिए इस नियम से आपने समझ गया कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट वाक्य में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखते हैं, पहले इनडायरेक्ट को लेते हैं फिर डायरेक्ट को लेते हैं। यदि भूल से पहले डायरेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, इनडायरेक्ट को जोड़ने से पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए जैसे इस टाइप से वाक्य रहेगा कि वह मुझे यहाँ आम खिलाती है, वह मुझे यहाँ आम खिलाती है। अब क्या है कि वह मुझे यहाँ आम खिलाती है। इस वाक्य में देखो वह क्या है, सब्जेक्ट है, खिलाना वर्ब है, आम ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है। देखो एक साथ तीन ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, तीन ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में देखिए अब जैसे रहेगा कि मैं उसे वहाँ रात में हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं उसे वहाँ रात में हिंदी पढ़ाता हूँ। अब इस वाक्य में देखिए क्या है कि मैं उसे वहाँ रात में हिंदी पढ़ाता हूँ, तो इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट है, वहाँ ऑब्जेक्ट है, रात में ऑब्जेक्ट है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है, वर्ब है। तो देखो एक ऑब्जेक्ट था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, दो ऑब्जेक्ट आया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बना दिए। अब इसमें देखिए तीन को ऑब्जेक्ट आ गया है, इसमें चार ऑब्जेक्ट आ गया है, कैसे बनाएंगे, अंदाजी बनाएंगे, कहीं गलत हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक फर्स्ट क्लास नोट लिखाता हूँ। वह नोट होता है कि यदि किसी भी वाक्य में दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो उसे सेट करने के लिए, उसे बनाने के लिए हम अपने ही मन में पहला क्वेश्चन करते हैं किसको, दूसरा क्वेश्चन करते हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन करते हैं कहाँ, और चौथा क्वेश्चन करते हैं कब। एकदम दिमाग में सेट कर लो। पहला क्वेश्चन करेंगे किसको, दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्या, तीसरा क्वेश्चन करेंगे कहाँ, और चौथा क्वेश्चन करेंगे कब। देखिए जादू ही सेट हो जाएगा। वह सब्जेक्ट को लिए खिलाती है, वह खिलाती है तो क्या हो जाएगा सी, फिर वह खिलाती है, वह किसको खिलाती है, एकदम क्वेश्चन करो, खोदो इसमें आंसर। वह किसको खिलाती है, मुझे खिलाती है, मी क्या खिलाती है, आम खिलाती है, तो ए मैंगो। फिर देखो कहाँ खिलाती है, तो यहाँ हियर। अब यहाँ देखो मैं पढ़ाता हूँ, एकदम आई टीच। अब यहाँ देखिए अंत में सी एच एस होना चाहिए, नहीं यहाँ सी एच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। आई अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता तो इसमें यस होता, अन्यथा नहीं देना है। मैं पढ़ाता हूँ, देखिए मैं किसको पढ़ाता हूँ, उसे क्या हो जाएगा, हिम। क्या पढ़ाता हूँ, हिंदी, HINDI हिंदी। कहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ। और देर कब पढ़ाता हूँ, रात में, एट नाइट। बस देखा आपने कि इजीली आप आसानी से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सेट कर लेंगे। तो आज जो है मैं यहीं पे स्टॉप पेश करता हूँ, कारण कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि मेरा वीडियो को आप लोग देखें। अगर आप सभी गार्जियन से भी अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को दिखाएं। निश्चित रूप से मेरे सभी बच्चे अंग्रेजी बोलने लगेंगे। नमस्ते सबको, गुड नाइट।